नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे पीएम मोदी, जुड़ेंगे वर्चुअली। एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। कांग्रेस बोली ट्रंप से बचना चाहते हैं मोदी। बिहार चुनाव को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी होंगे महागठबंधन के सीएम फेस, सैनी डिप्टी सीएम। गहलोत ने ज्वाइंट पीसी में किया ऐलान। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत, नाराज गुट ने शुरू किया उपवास धरना। प्रभारी कृष्णा अलावरू को हटाने की मांग, तो एनडीए की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। आज नड्डा की तो कल पीएम मोदी और अमित शाह की होगी बड़ी रैली। 2 चरणों में किया जाएगा देश भर में एसआईआर, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। अंतिम मुहर लगाने के लिए निर्वाचन आयोग की हुई 2 दिवसीय अहम बैठक। तालिबान ने दी आसिम मुनीर को खुली चुनौती, वीडियो जारी कर कहा जवानों को मरने ना भेजे, खुद आओ, पाकिस्तान की हो रही है भारी बेइज्जती। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आसियान समिट में जाएंगे या नहीं, मलेशिया में ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस सस्पेंस से अब पर्दा हट गया है। खबर यह है कि पीएम मोदी मलेशिया में 26 अक्टूबर से होने वाले आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आसियान और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। इस बातचीत में साफ हो गया कि पीएम मोदी आसियान समिट में नहीं भाग लेंगे। मलेशिया दौरा न होने की वजह से पीएम मोदी और ट्रंप मुलाकात की संभावना भी खत्म हो गई है। भारत ने मलेशिया को सूचित किया है कि जयशंकर आसियान बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल माध्यम से भाग लेने की संभावना है। बता दें आपको, आसियान में ट्रंप हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी और शी जिनपिंग से होगी, मगर पीएम मोदी की ओर से यह कंफर्म हो गया है कि वो इस समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ट्रंप से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस समारोह में नहीं जा रहे हैं। सर, अब तो ये क्लियर हो गया कि पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह बहुत स्पष्ट लग रही है। प्रधानमंत्री उन्होंने तो कह दिया है कि अब वो खुद से नहीं जाएंगे, वर्चुअली हालांकि रहेंगे, वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे, वहां पे नहीं जाएंगे। इसके पीछे कई वजह है। देखिए, जो आधिकारिक तौर पे जो बातें कही जा रही हैं, आधिकारिक तौर पे तो नहीं, जो मीडिया को बताया जा रहा है कि जैसे छठ की तैयारी हो रही है, बिहार में चुनाव है, वजह वो नहीं है। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो अपने अंतिम चरण में है। अभी भारत की जो ट्रेड टीम है, जो निगोशिएशंस टीम है राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में, वो अमेरिका गई हुई थी। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपने देखा होगा ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और वो कभी भी कह देते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, इस मुद्दे पे बात हुई। अब जैसे कि अभी जो दिवाली को उन्होंने जो कहा कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, अब यहाँ जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं भारत में कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इतने अनप्रिडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे आसियान समिट में, और जाहिर है उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बातचीत में पता नहीं क्या बात होगी। ट्रंप की आदत यह है कि वो बाहर आकर के ऐसी बात कह दे रहे हैं जो बात हो ही नहीं रही है। जैसे मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई फोन पे, लेकिन अब यहाँ के सूत्र बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान पे कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि उन्होंने वहां पे कह दिया कि हमने बात की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जा रही है। और अभी के समय में जब ये ट्रेड डील जो है अंतिम चरण में है, जो बातचीत चल रही है, ट्रंप ऐसे बीच बीच में धमकी भी दे रहे हैं। जैसे अभी उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहा कि भारत जो है वो रूस से तेल आयात नहीं करेगा, तो सुनते ही भड़क गए, बोले कि अगर नहीं करेगा तो उसको और ज़्यादा टैरिफ चुकानी पड़ेगी, है ना। तो अभी जो मामला बहुत डेलिकेट है, सेंसिटिव है, उस दौर में जा करके मिलना, उसके बाद ट्रंप शायद कुछ कह दें नहीं कह दें, मुझे ऐसा लगता है ये वो वजह है कि अभी माहौल को बिगाड़ने का किसी भी तरह से कोई प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही अंतिम दौर में ये बातचीत चल रही है, ट्रेड डील। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा होगा कि भाई अभी जाने का, मिलने का कोई फायदा नहीं है, एक बार ट्रेड डील हो जाए
चीजें फाइनल हो जाएं, उसके बाद उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जानबूझ करके सोच रहे हैं कि छोड़ो भाई हटाओ, इस बार जयशंकर को ही जाने दो, वहां बातचीत करने दो। बिल्कुल। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव के बीच में आज आखिरकार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस का चेहरा घोषित कर ही दिया गया। मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया गया है और ये ऐलान महागठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने दूरी बनाई और अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रहा था कि वो ऐलान भले कर रहे हो, लेकिन कैमरे के पीछे की कहानी कुछ और है। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि अब कोई भ्रम बाकी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव को पहले से ही फ्री हैंड मिल चुका है और कांग्रेस की भूमिका सिर्फ सहयोगी दल तक सीमित हो गई है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का वादा जरूर मिला है, लेकिन सीट बंटवारे में उनका प्रभाव अब भी सीमित ही दिखता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये ऐलान वाकई एकता की निशानी है या अस्थायी समझौते की शुरुआत। ऐलान भी किया गया तो इतनी देर से क्यों किया गया, अब तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। कोई फायदा नहीं है, कहते हैं कि डैमेज इज ऑलरेडी डन, तो डैमेज तो हो चुका है। जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में ये तल्खी काफी बढ़ चुकी है, एक दूसरे पे जो विश्वास है वो बिल्कुल नहीं है, और सबको ये दिख रहा है कि गन पॉइंट पे उन्होंने बंदूक की नोक पे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करवा लिया है। और ये मुकेश सहनी भी कहाँ पीछे रहने वाला है, तो भी कट्टा लेके पहुंच गया कि हमको भी डिप्टी सीएम बनाओ। तो इन दोनों ने अपने आप को घोषणा करवा लिया है, लेकिन इसका मैसेज ठीक नहीं गया है। मैसेज इसलिए ठीक नहीं गया है क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई आपको घोषणा करनी थी तो आप पहले कर देते, वो तो नहीं हुई ना। और दूसरे, तेजस्वी का सीएम कैंडिडेट के रूप में जो डिक्लेरेशन है ये अपने आप में खतरे से भी भरा हुआ है, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है वो फिर से एनडीए को ये मौका मिलेगा कि जो 15 साल का लालू राबड़ी का जो राज था, जंगल राज, तो उसको वो फिर से उठाएंगे कि भाई देखो पार्टी वही है, चेहरा बदल गया है। तेजस्वी के साथ आज भी वही लोग हैं जो लालू यादव के साथ हुआ करते थे, तो इसलिए इसका फायदा होने से ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा। और तेजस्वी ने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है भ्रष्टाचार वाली, वो तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जो खुद आईआरसीटीसी घोटाले में फंसा हुआ है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो फंसा हुआ है, उसके द्वारा ये भ्रष्टाचार की बात कहना ये गले नहीं उतरती है। तो ये जो भी महागठबंधन ने आज जो ये कोशिश की है कि एकता दिखाई जाए, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन्स है वो क्लियरली दिख रहे हैं, दरार काफी बड़ी हो चुकी है, वो पाटने की जो कोशिश है वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी, बैकड्रॉप में जो तस्वीर थी उससे राहुल गांधी गायब थे, तो सीधे सीधे दिखा रहा है कि महागठबंधन में एक दूसरे के लिए इज्जत ही नहीं है। राहुल गांधी आए भी नहीं तो तेजस्वी ने बदला लिया, फोटो ही गायब कर दी वहां से। अकेले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महागठबंधन जिंदाबाद लिखा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी की फोटो नहीं है उस पर। तो आप समझिए कि ये जो कोशिश की गई कि एक यूनाइटेड फेस लेकर के जनता के बीच में जाया जाए, उस मकसद में ये कामयाब नहीं हुए हैं, भले ही तेजस्वी ने अपना नाम डिक्लेयर करवा लिया है। बिल्कुल। तो इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की किरकिरी हुई है, तेजस्वी ने राहुल गांधी से बदला ले लिया है, साथ ही कांग्रेस में अंदरूनी घमासान भी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के नाराज नेताओं के गुट ने पटना में आज एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई। तो दूसरी तरफ एनडीए को देखिए, ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। आज बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव में विकास और विनाश के बीच लड़ाई है। तो वहीं कल 2 दिग्गजों की रैली बिहार में होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि अमित शाह भी कल सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ महागठबंधन पूरी तरह से तितर बितर है, कांग्रेस पार्टी में भी बवाल है, लेकिन एनडीए को देखिए, ताबड़तोड़ कल से रैलियां शुरू। देखिए, एनडीए को एज तो शुरू से ही है, वो सीट बंटवारे से लेकर के टिकट वितरण तक एनडीए को एक क्लियर एज है, तो साफ साफ दिख रहा है। और अभी जहां ये जो महागठबंधन के लोग हैं वो आपसी खींचतान में लगे हुए हैं, हमको सीएम बना दो, हमको डिप्टी सीएम बना दो, ये ब्लैकमेल जो किया जा रहा है, ये लोग इसी चीज में व्यस्त हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो कैडर है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है, ये नाम डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी तरफ आप एनडीए को देखिए, तबातोड़ रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की कई रैली वहां पे हो गई है, जबकि तेजस्वी वहां घर बैठे हुए हैं, कोप भवन में जाके बैठे हुए थे। अब आज के बाद देखिए वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी जेपी नड्डा की भी रैली हो गई है बिहार में, उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, अमित शाह की भी रैली हो रही है, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, नीतीश कुमार भी अलग अलग जा करके रैली कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन है, अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने की जो बात है, उसमें एनडीए का क्लियर एज है।
लोगों को ये साफ दिख रहा है कि एक तरफ एक गठबंधन है जो अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत क्लियर है, वो बड़ा स्पष्ट है कि किन मुद्दों को लेकर के हमें जाना है। आपस में कोई खींचतान नहीं है, उन सबों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इस सीट से हम लड़ेंगे, इस सीट से तुम लड़ोगे, और एक यूनाइटेड फेस लेकर के वो जा रहे हैं। और तमाम योजनाएं, देखिए होता क्या है, जब योजनाएं केंद्र सरकार के स्तर से भी बहुत सारी लागू की गई हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी की गई हैं, अब उसका मैसेजिंग बच जाता है। अभी तो बड़े नेता जाते हैं, जब मैसेजिंग करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो एनडीए ने पहले से ही लीड ले रखी है, प्रधानमंत्री तो लगातार रैलियां कर रहे हैं वहां पे, अब अमित शाह की रैली है, जेपी नड्डा की रैली है। तो बहुत स्पष्ट है कि मैसेजिंग के मामले में भी एनडीए ने महागठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जनता को ये लग रहा है कि यहाँ पे एक लोग हैं जो बिल्कुल यूनाइटेड हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये महागठबंधन है, इसको ठगबंधन भी लोग कह रहे हैं, ये आपस में खींचतान में लगे हुए हैं, एक दूसरे का पैर काटने में लगे हुए हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एसआईआर की। देश भर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ ने हिस्सा लिया। अब खबर ये सामने आ रही है कि एसआईआर का काम अब देश भर में एक साथ नहीं बल्कि 2 चरणों में होगा। पहले चरण उन राज्यों में होगा जहां विधानसभा के चुनाव अगले साल यानी कि 2026 में होने हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है। पहले चरण में इसके साथ कुछ और राज्यों में भी इसे कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में महाराष्ट्र सहित उन राज्यों में इसे कराया जाएगा जहां नगरीय निकाय चुनाव सहित मौसम आदि से जुड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि दोनों ही चरणों का ऐलान एक साथ ही होगा, जो जल्द कभी भी हो सकता है। क्या है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की फिलहाल तैयारी? देखिए, ये तो ऐसी तैयारी है कि जो राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जो उनके लोग हैं, इन सबों को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो मन बना लिया है। पहले भी कहा था कि एसआईआर पूरे देश में होगा, और अब ये होने जा रहा है। अलग अलग चरण में ये होगा, लेकिन पूरे देश में ये एसआईआर होगा। अभी देखिए, अगले साल कम से कम 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपको केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है, असम है। तो इन 5 राज्यों के साथ और भी कुछ राज्य होंगे, लेकिन पहले फेज में जो एसआईआर होगा उसमें ये 5 राज्य तो निश्चित रूप से होंगे। मतलब अब जो विधानसभा चुनाव होंगे वो पूरी तरह से एसआईआर के बाद ही होंगे। अब सोचिए कि ममता बनर्जी का क्या हाल होगा। उनको तो अब जो छटपटाहट है उनकी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जो आरोप लगते हैं कि इतने घुसपैठियों को उन्होंने वहां भर रखा है, वोटर बना करके रखा हुआ है, अब तो उनकी पोल खुलेगी और इसलिए उनको नींद नहीं आएगी। और ये जितने भी महागठबंधन और जो इंडी अलायंस है उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अच्छा देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहां भी कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया है कि एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है, पूरी तरह से संवैधानिक है। उसने ये जरूर कहा है कि जो बातें, जो इंस्ट्रक्शंस हमने बिहार के संदर्भ में दी हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे आधार कार्ड को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये भी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ आपकी पहचान पत्र है। तो बहुत सारे, देखिए ये जो एसआईआर हो रहा है ना, आप मान के चलिए कि इसको लेकर के ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को पहले ही स्पष्ट कर दिया। जो मुद्दे उठाए जा सकते थे, जो रोड़े अटकाए जा सकते थे, वो बिहार एसआईआर के समय में ही इन लोगों ने उठा लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटी हर चीज पे अपना निर्णय दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आगे से जब भी एसआईआर होगा तो हम यही सारी चीजों को वहां भी लागू करना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि जो विपक्षी दल हैं, ये जो इंडी अलायंस है, जिसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, कोई घुसपैठिया है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो पता नहीं उनको क्यों मिर्ची लगती है। भाई भारत में वोट देने का अधिकार किसको है? जो भारत का नागरिक है। लेकिन ये तो कहते हैं नहीं भाई, जो भी भारत में घुस गया, अगर आपने फर्जी तरीके से भी वोटर आई कार्ड बना लिया तो अब उसका अधिकार मत छीनो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना, हर कोई मानेगा कि गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी के लिए, और जितने भी उनके इंडी अलायंस में जितने भी लोग हैं जो घुसपैठियों को लेकर के ये दोहरी नीति अपनाए रहते हैं कि घुसपैठियों को भी वोट देने का अधिकार रहना चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टीटीपी ने खुली धमकी दी है। टीटीपी ने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, इनमें उनका एक शीर्ष कमांडर आसिम मुनीर को ललकारता हुआ नजर आ रहा है। टीटीपी ने कहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के असहाय जवानों को जंग के मैदान में भेजने के बजाय अगर मर्द है तो खुद कोहट आए। कोहट इलाका पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो टीटीपी का
छत्तीसगढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में टीटीपी आतंकियों का दबदबा बना हुआ है। इस तरह से खुली धमकी और खुली चुनौती और वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। ये तो आसिम मुनीर के लिए शर्म की बात है, बहुत बहुत बड़ी शर्म की बात है आसिम मुनीर के लिए। लेकिन ये बात नई नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान में भी ये जो वहाँ के जो BLA के जो लोग हैं, जो वहाँ पे, अब हम लोग तो फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे क्योंकि कश्मीर में लोगों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी भी ये शिकायत रही है। पाकिस्तानी सेना जो है ना, उसमें जो लोअर रंग के जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो आम सैनिक हैं, वो उनको आप ये एक तरह से आप चारा बना करके आप उनको भेज दे रहे हैं वहाँ पे लड़ने के लिए, जो कि वेल इक्विप्ड भी नहीं है। वो पूरी तरह से उनके पास वो हथियार भी नहीं है, वैसे उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। तो छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बलूचिस्तान में ही भेजते थे, जिनको ये BLA वाले मारा करते थे। तो वो ये कह रहे थे कि भाई आप इनके दम पे ये जो छोटे वाले जो सैनिक हैं इनको आप चारा बना करके हमारे पास भेज रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि जो आपके जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, जो ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे ऊपर आके हमला कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, आप उनको लड़ने के लिए भेजिए। अब यही बात देखिए, वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो आसिम मुनीर को चैलेंज है आतंकियों से, वो BLA से है बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून्स हैं, जहाँ पे ये TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनसे उनको सबसे बड़ा खतरा है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो 22 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने उड़ा दिया, एम्बुश करके उड़ा दिया। इसमें कौन लोग थे? ये साधारण सैनिक थे। अब इनका कहना यह है कि ये साधारण सैनिक हैं, सोल्जर हैं, जो ये डिसीजन नहीं लेते हैं। आप बलूचियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, वो डिसीजन तो आपके टॉप के कमांडर्स ले रहे हैं ना, टॉप के कमांडर्स ले रहे हैं। उसी तरह से KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो पश्तून जो कम्युनिटी है, वो लोग भी एक तरह से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और TTP का समर्थन है उनको। TTP जो पाकिस्तान में शरिया चाहता है, और ज़्यादातर उसमें पश्तून ही है। उनका भी ये कहना है कि भाई तुम्हारे जो टॉप के लीडर्स हैं, तुम उनको बोलो कि हमसे आके लड़ें। हम ये जो कमज़ोर ऐसे सैनिक जो हैं, जिनकी सैलरी भी बहुत कम होती है पाकिस्तान में, 14-15 हज़ार उनकी सैलरी है, और उनकी जान चली जा रही है, तो वो अब कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। मर्द हो तो हमसे लड़ो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आके हमसे लड़ो। तो ये समझिए कि ये तलखी दिखा रही है, ये चीज़ बता रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो हमें परेशान कर रहा है वो तो आलिशान। देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है, उसकी जो आर्मी के जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वाहिद ऐसी आर्मी है जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलाती है, उसमें उसका अपना शेयर होता है। और ये जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद जाके विदेशों में बस जाते हैं। वहाँ उनकी आलिशान संपत्तियाँ होती हैं, ज़मीन होती है। कयानी के बारे में तो खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी ज़मीन है, आइलैंड खरीद लिया था उन्होंने, ऐसी भी खबर आई थी। तो उनका ये कहना है कि भाई ये जो लोग हैं, जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको भेजो। अगर माँ का दूध पिया हो तो सीधे चुनौती आसिम मुनीर को। लेकिन ये बेशर्म आदमी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिम मुनीर इसी तरह से अपने छोटे छोटे सैनिकों को भेज करके इनके खिलाफ उकसाता रहेगा। वो बेचारे मारे जाते रहेंगे। उसमें इतना दम नहीं है कि जो ये चुनौती उनको दी गई है कि भाई अपनी माँ का दूध पिया है तो आके हमसे लड़ो, आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।